बचपन में मोनोपोली का गेम तो शायद हम सबने ही देखा या खेला होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल खेला है। बहुत ही मजेदार गेम होता था। तो जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा गेम चल रहा है जहां एक खिलाड़ी के पास मतलब खेल शुरू होने से पहले ही ना आधी प्रॉपर्टी के कागज मौजूद हैं और उसके बैंक में लाखों रुपए हैं। उसे हर चाल पे बोनस मिल रहा है और जो दूसरा खिलाड़ी है उसके पास कुछ भी नहीं है यार। सही बात है। और वो बेचारा सिर्फ तब पैसे कमा सकता है जब वो पूरा बोर्ड पार करके वो जो गो वाला खाना होता है ना वहां से गुजरे। एग्जैक्टली। अब देखिए, नियम दोनों के लिए बिल्कुल एक है, डाइस दोनों एक ही फेंक रहे हैं। लेकिन जब दूसरा खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से हारने लगता है तो पहला खिलाड़ी उसे देखकर बड़ी मासूमियत से कहता है, यार तुम डाइस ठीक से नहीं फेंक रहे, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां समाज का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि अगर नियम समान है तो अवसर भी समान ही होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही सतही सोच है। बिल्कुल। हम अक्सर मेरिट यानी योग्यता की बहुत पूजा करते हैं, पर हम ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उस योग्यता को निखारने का जो शुरुआती बुनियादी ढांचा था ना, वो पहले दिन से ही किसी एक इंसान के पक्ष में झुका हुआ था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस नए गहन विश्लेषण में सुनने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिन नोट्स और रिसर्च पर चर्चा कर रहे हैं वे इसी मोनोपोली गेम की जो असलियत है उसे सामने लाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि असमानता का मतलब सिर्फ अमीर और गरीब होना है। हाँ, किसी के पास बड़ी गाड़ी है और किसी के पास साइकिल। एग्जैक्टली। लेकिन आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये जांचना है कि क्या असमानता सिर्फ पैसों से जुड़ी है या फिर हमारा पूरा सिस्टम ही असमान है। क्या ये हमारी सोच और हमारे डीएनए में इस कदर घुल चुकी है कि हमें दिखाई ही नहीं देती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हम केवल समस्याओं की एक सूची नहीं बना रहे होते। सही कहा। हम भाग्य, व्यवस्था और मनोविज्ञान के बीच के उस जटिल जाल को खंगाल रहे होते हैं जो एक इंसान की पूरी जिंदगी तय करता है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ सतह की बात नहीं करेंगे, हम उन अदृश्य तंत्रों को, उन मैकेनिज्म्स को समझेंगे जो इस असमानता को हर दिन एक नया जीवन देते हैं, और साथ ही उस ठोस समाधान की भी बात करेंगे जो सच में सबको समान बना सकता है। बिल्कुल। और इसकी सबसे साफ तस्वीर अगर हम देखें तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देती है। मैंने जब आज के नोट्स पढ़े तो दो अलग अलग दुनियाओं का जो कंट्रास्ट था ना, वो बहुत ही चुभने वाला था। एक तरफ शहरों के वो एलीट प्राइवेट स्कूल हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। हाँ, जहां बच्चे तीसरी क्लास से कोडिंग सीख रहे हैं, स्मार्ट क्लास है, विदेशी भाषाओं पर उनकी पकड़ है और उन्हें ग्लोबल लीडर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राइट। और दूसरी तरफ उसी देश के गांव का सरकारी स्कूल है जहां टीचर ही नहीं है, किताबें लेट आ रही हैं, इंटरनेट नहीं है, मतलब बच्चों को ये भी नहीं पता कि उनका साइंस का टीचर इस हफ्ते आएगा या नहीं। देखिए, यहाँ सिर्फ सुविधाओं का अंतर नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो यहाँ सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। सोशल कैपिटल। हाँ, जो बच्चा उस एलीट स्कूल में है वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा है, वो एक नेटवर्क बना रहा है। उसे वो वोकैबुलरी मिल रही है जो भविष्य में कॉर्पोरेट दुनिया इस्तेमाल करती है। मतलब एक तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। एग्जैक्टली। उसे ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि वो दुनिया बदलने के लिए पैदा हुआ है। दूसरी ओर गांव के उस स्कूल में बच्चे को सिर्फ सर्वाइव करना यानी किसी तरह बस पास हो जाना सिखाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो सोशल कैपिटल वाली बात आपने कही, ये उस केस स्टडी से बहुत गहराई से जुड़ती है जो हमने नोट्स में देखी थी, रवि की कहानी। हाँ, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टोरी है। मतलब रवि गांव का टॉपर लड़का है, उसके कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन जब वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह सिर्फ ये कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब यहां मैं एक आम आदमी की तरह थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। मतलब अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका काम ही विदेशों में होता है तो उन्हें इंग्लिश बोलने वाले लोग ही चाहिए होंगे। हाँ ना, इसमें सिस्टम की क्या गलती है? क्या इंग्लिश सिर्फ एक स्किल नहीं है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है? टैलेंट तो बराबर है, पर ये एक बहुत ही वाजिब तर्क लगता है, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा जटिल है। समाजशास्त्र में इसे कॉम्पिटेंस यानी योग्यता और कल्चरल फिट के बीच की लड़ाई कहा जाता है। कल्चरल फिट? हाँ, जब वो इंटरव्यू पैनल रवि को रिजेक्ट करता है ना, तो वो सिर्फ उसकी भाषा को रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वे अनजाने में उसके पूरे बैकग्राउंड को खारिज कर रहे होते हैं। ओह अच्छा।
इंसान की फितरत होती है कि वो उन लोगों को अपने आसपास रखना चाहता है जो उसी की तरह बोलते हों, उसी की तरह सोचते हों और उसी के क्लास से आते हों। जो उनके जैसे दिखते हों। बिल्कुल। इंग्लिश भारत जैसे देश में सिर्फ एक संवाद का माध्यम नहीं है, ये एक क्लास गेटकीपर है। रवि की जो असली योग्यता है, उसकी समस्या सुलझाने की क्षमता, उसका लॉजिक, वो इस गेटकीपर के आगे दम तोड़ देती है। ये गेटकीपर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही सटीक है। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि रेस एक ही है, लेकिन दोनों दौड़ने वालों की ट्रैक अलग अलग है। बिल्कुल सही। एक के पास महंगे जूते हैं और दूसरा नंगे पैर कांटों पर दौड़ रहा है। ये समानता नहीं है, ये सिर्फ समानता का भ्रम है। हाँ। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही पासवर्ड नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम कॉलेज की तैयारी की बात करें तो वहाँ स्थिति और भी हैरान करने वाली है। एक छात्र है जो किसी महंगे कोचिंग हब में जैसे कोटा में है, जहां उसके पास लैपटॉप है, पेड मेंटरशिप है, और दूसरा छात्र यूट्यूब के फ्री वीडियो से पढ़ाई कर रहा है, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और आर्थिक दबाव के बीच संघर्ष कर रहा है। राइट। लेकिन यहाँ फिर से एक तर्क आता है। हाँ। हम अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते ना, जहाँ एक बेहद साधारण परिवार का बच्चा जिसके पास कोई सुविधा नहीं थी, वो टॉप कर जाता है। हाँ, बिना किसी कोचिंग के टॉप कर जाता है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि अगर मेहनत सच्ची हो, हाँ? तो इस सिस्टम की असमानता को आसानी से हराया जा सकता है? ये कहानी सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती है और हम सब ऐसी कहानियों को पसंद भी करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। सर्वाइवरशिप बायस, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उस एक विजेता को देखते हैं जो उस क्रूर सिस्टम से किसी तरह बचकर निकल गया और सफल हो गया। लेकिन हम उन 99,999 बच्चों को नहीं देखते जो उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण हार गए। ओह, ये तो है। वह एक सफल कहानी असल में सिस्टम की जीत नहीं है, वह सिस्टम की नाकामी के बावजूद मिली एक अपवाद वाली सफलता है, एक एक्सेप्शन है। हाँ, एक एक्सेप्शन। और जब हम अपवादों को नियम मान लेते हैं तो हम अनजाने में उन लोगों को दोषी ठहराने लगते हैं जो सफल नहीं हो पाए। हम अक्सर कहते हैं ना, मेहनत करो सब संभव है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिस्टम सबको एक जैसे टूल्स नहीं देता। राइट। मतलब ये नजरिया तो पूरी कहानी पलट देता है। यानी हम हारने वाले से कहते हैं कि तुमने ही उस टॉपर जितनी मेहनत नहीं की, जबकि सच ये है कि उन दोनों की दिमागी ऊर्जा अलग अलग जगह खर्च हो रही थी। सफलता के लिए नेटवर्क, एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो व्यक्ति के वातावरण से ही आता है। बिल्कुल। इसे स्कार्सिटी माइंडसेट या संसाधनों के अभाव का मनोविज्ञान कहते हैं। जो छात्र YouTube से पढ़ रहा है और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो सिर्फ एक कठिन सिलेबस से नहीं लड़ रहा है। तो वॉर किससे लड़ रहा है? उसके दिमाग की जो बैंडविड्थ है ना, वो लगातार पीछे चल रही चिंताओं में खर्च हो रही है। जैसे, क्या मेरे इंटरनेट का डेटा पैक खत्म हो जाएगा? क्या मैं अगले महीने कमरे का किराया दे पाऊंगा? एग्जैक्टली। जबकि उस कोचिंग वाले छात्र के दिमाग की 100% बैंडविड्थ सिर्फ अपनी पढ़ाई, भौतिकी या गणित के सवालों पर केंद्रित है। ये जो दिमागी सुकून है, ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, ये विशेषाधिकार से आता है। यार, ये बैंडविड्थ वाली बात बहुत गहरी है। लेकिन जब इंसान शिक्षा और नौकरी के इस ट्रैक से बाहर निकलकर समाज में एक आम नागरिक की तरह कदम रखता है, तो उसे एक और दीवार का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता। हाँ, जेंडर के आधार पर होने वाला भेदभाव। अब अक्सर जब जेंडर की बात होती है तो चर्चा बस यहीं तक सीमित रह जाती है कि लड़कों को देर रात बाहर जाने की आज़ादी होती है और लड़कियों पर कई पाबंदियां लगाई जाती है। बिल्कुल। उन्हें सूरज ढलते ही घर आना होता है। लेकिन नोट्स को गहराई से पढ़ने पर समझ आता है कि ये असमानता सिर्फ कर्फ्यू के समय की नहीं है, ये उस मानसिक पिंजरे की है जिसमें एक पूरा वर्ग कैद कर दिया जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जो पाबंदियां हैं, ये सिर्फ सामाजिक नियम नहीं है, ये इंसान के दिमाग की बनावट यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। वेट, दिमाग की बनावट को बदल देती हैं? वो कैसे? मैं समझाती हूँ। जब बचपन से ही एक लड़की को बार बार ये सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, सुरक्षित रहो, ज्यादा रिस्क मत लो, और उससे हर कदम पर टोका जाता है, तो उसका दिमाग जोखिम लेने यानी रिस्क टेकिंग वाले रास्तों को विकसित करना ही बंद कर देता है। ओह वाओ। दूसरी तरफ लड़कों को बचपन से गिरकर उठने और गलतियां करने की पूरी आजादी मिलती है। हाँ, लड़के तो ऐसे ही होते वाला एटीट्यूड। एग्जैक्टली। और जब यही लड़की बड़ी होकर कॉर्पोरेट दुनिया में जाती है, जहां प्रमोशन या बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, तो वो अनजाने में खुद को पीछे खींच लेती है। ये कोई स्वाभाविक डर नहीं है,
ये सालों की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग का नतीजा है। और शायद यही वजह है कि समाज में एक बहुत ही खतरनाक सोच पनपती है, जिसे हमने नोट्स में भी देखा। मतलब लोग कहते हैं लड़की हो इतना काफी है। हाँ, ये बहुत सुना है हमने। कि मतलब तुमने स्कूल पास कर लिया इतना काफी है, थोड़ी बहुत नौकरी कर ली वो भी काफी है, अब करियर और शादी के बीच किसी एक कुछ नो और शादी कर लो। मानो उनके सपनों की कोई एक्सपायरी डेट तय कर दी गई हो। इमोशनल कहानी जो हमने देखी थी एक बेहद टैलेंटेड लड़की की। हाँ, जो इंजीनियर बनना चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन परिवार ने उसकी शादी करवा दी और उसका वो सपना वहीं का वहीं खत्म हो गया। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। एक मुश्किल सवाल पूछना है मुझे। हाँ, पूछिए। आज के दौर में तो कानून ने सबको बराबर अधिकार दे दिए ना, संविधान के पन्नों में सब बराबर हैं, कोई किसी को जबरदस्ती रोक तो नहीं रहा। तो क्या सिर्फ कानून में अधिकार दे देने से समानता आ जाती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, कानूनी अधिकार और वास्तविक स्वायत्तता, जिसे ऑटोनॉमी कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला होता है। समानता का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई काम करने का कानूनी अधिकार है, मतलब सिर्फ किताबी अधिकार होना। तो असली मतलब क्या है? असली समानता इस बात में है कि क्या आपके पास जीवन के फैसले लेने की चॉइसेस बराबर है, और वो भी बिना किसी सामाजिक दंड या सोशल पेनल्टी के। अच्छा, चॉइसेस का बराबर होना। मान लीजिए वही लड़की इंजीनियर बनना चाहती है, कानून तो उसे रोकता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर उसका परिवार उस पर शादी का अत्यधिक भावनात्मक दबाव डालता है, समाज उसे स्वार्थी कहता है, तो क्या उसके पास सच में कोई चॉइस बची है? नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं। बिल्कुल। जब तक समाज में फैसले लेने की स्वतंत्रता की कीमत यानी कॉस्ट ऑफ चूजिंग दोनों जेंडर के लिए बराबर नहीं होगी, तब तक कानूनी अधिकार सिर्फ एक खोखला ढांचा बने रहेंगे। कॉस्ट ऑफ चूजिंग यानी फैसले की कीमत, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। लेकिन अब मुझे उस जगह की ओर मुड़ना है जहां ये सब शुरू होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इन पाबंदियों या सोशल कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। समाज में दिखने वाली ये लैंगिक असमानता और आत्मविश्वास की कमी रातों रात पैदा नहीं होती। इसकी जड़ें हमारे समाज के बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों की चारदीवारी में मौजूद हैं। सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि परिवार, जिसे एक इंसान के लिए सबसे सुरक्षित जगह, एक सेफ स्पेस होना चाहिए, क्या वही अनजाने में सबसे बड़ा प्रेशर कुकर और असमानता का केंद्र नहीं बन जाता? दुर्भाग्य से ये बात बिल्कुल सच है। घर वो पहली लैब है जहां बच्चा दुनिया के नियम सीखता है। घर के अंदर होने वाले ये छोटे छोटे भेदभाव ही भविष्य तय करते हैं। नोट्स में जो पारिवारिक असमानता का विश्लेषण किया गया है, वो सीधे तौर पर मनोविज्ञान की फैमिली स्केपगोट थ्योरी से जुड़ता है। हाँ, वो जो घर घर में एक आम डायलॉग होता है, शर्मा जी का बेटा देखा है? एग्जैक्टली। या तुम अपने बड़े भाई जैसे क्यों नहीं बन सकते? मतलब एक ही घर की छत के नीचे एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल अलग है। एक को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और दूसरे पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल। इस थ्योरी के अनुसार होता यह है कि एक ही घर में अक्सर एक बच्चा गोल्डन चाइल्ड बन जाता है, जिस पर माता पिता की सारी महत्वाकांक्षाएं टिक जाती हैं, और दूसरा स्केपगोट यानी बलि का बकरा बन जाता है, जिसकी लगातार तुलना की जाती है और जिस पर सारी नाकामियों का बोझ डाल दिया जाता है। और अगर इसके साथ जेंडर भी जुड़ जाए तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। घर में लड़के को आजादी दी जाती है, बड़े भाई से हमेशा उम्मीदें रखी जाती हैं, और छोटे को हमेशा लाड़ प्यार मिलता है। और लड़की का क्या? वहीं लड़की को बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस गोल्डन चाइल्ड या जिस लड़के को बहुत लाड़ प्यार मिल रहा है, जिसकी कोई गलती नहीं पकड़ी जा रही, वो हमेशा फायदे में है? क्या विशेषाधिकार हमेशा फायदा ही पहुंचाता है? यही तो इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। ये जो प्रिविलेज या विशेषाधिकार है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा, वो कैसे? अत्यधिक लाड़ प्यार और हर बात पर छूट मिलना उस बच्चे के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को तबाह कर देता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिमाग की वो क्षमता जो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, जिम्मेदारी उठाना और मुश्किल हालात का सामना करना सिखाती है। जिस बच्चे को हमेशा पैम्पर किया गया, जिसने कभी अपनी गलती के परिणाम नहीं भुगते, वो जीवन में कभी भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीख पाता। वो एक ऐसा वयस्क बन जाता है जो आलोचना नहीं सुन सकता। और दूसरे बच्चे का क्या, जो स्केपगोट था? दूसरी ओर जिस बच्चे को हमेशा दबाया गया, वो हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। उसमें आत्मसंदेह और मानसिक तनाव पैदा होता है। मतलब उसका रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस तो यहीं से खत्म हो गया। बिल्कुल। समानता का पहला पार्ट घर से शुरू होता है
और दुर्भाग्य से वहीं फेल हो जाता है। यानी ये असमानता दोनों ही बच्चों का नुकसान कर रही है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हम अनजाने में अपने ही घरों में असमानता की एक पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब शिक्षा, समाज और हमारा अपना घर हर जगह असमानता है, तो फिर इसका अंत कैसे होगा? ये सबसे अहम सवाल है। हमने शिक्षा की बैंडविड्थ देखी, जेंडर की न्यूरोप्लास्टिसिटी देखी और घरों के अंदर पनपने वाले एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के नुकसान को समझा। जब असमानता इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और सिस्टमैटिक स्तर पर काम कर रही है, तो क्या कोई सरकार, सिस्टम या नीतियां इसे कभी बदल सकती हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। नीतियां सिर्फ एक ढांचा बना सकती हैं, कागजों पर समानता ला सकती हैं, लेकिन वे इंसान की सोच नहीं बदल सकती। अंतिम समाधान क्या है? जागरूकता और मानसिकता में बदलाव, माइंड शिफ्ट। जब तक आम लोग इसे नहीं समझेंगे, सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे आएगा? अक्सर लोग कहते हैं कि जागरूकता फैलाएं, लेकिन ये शब्द इतना घिस चुका है ना कि इसका कोई मतलब ही नहीं लगता। अगर कोई इंसान बदलाव लाना चाहता है तो उसे असल में क्या करना चाहिए? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि समाधान बहुत प्रैक्टिकल है। हमें 3 एक्शन स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। बताइए। पहला, लोगों को उनके अधिकार बताएं और असमानता को सामान्य, नॉर्मल मत माने। राइट। दूसरा, बदलाव की शुरुआत अपने घर से करें। हमें जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग की जरूरत है, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़का और लड़की दोनों घर के काम करें। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए समान अवसर हो। लड़के को रोने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने की पूरी छूट हो, और लड़की को रिस्क लेने और गलतियां करके सीखने की पूरी आजादी। बिल्कुल। जब घर का प्रेशर कुकर बंद होगा तभी तो समाज का माहौल ठंडा होगा। एग्जैक्टली। और तीसरा स्टेप, हमें माइक्रो मेंटरशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा। दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बने और उन्हें अपलिफ्ट करें। माइक्रो मेंटरशिप ये काम कैसे करता है? हमने शुरुआत में सोशल कैपिटल की बात की थी, राइट? माइक्रो मेंटरशिप का मतलब है अपना सोशल कैपिटल किसी ऐसे इंसान के साथ बांटना जिसके पास वो नहीं है। अच्छा, मतलब ज्ञान साझा करना। हाँ, मान लीजिए आप अपने करियर में एक अच्छी जगह पर हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 15 मिनट दें जो किसी छोटे शहर से आया है। उसे बताएं कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं, मीटिंग में कैसे बोलते। ये कोई दया नहीं है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मेंटोर करता है तो दोनों के दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। क्या बात है! ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब बदलाव की चाबी किसी नेता के पास नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। हमें अपने हिस्से का जो स्मूथ ट्रैक है ना, उस पर दूसरों को भी दौड़ने की जगह देनी होगी। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण ने यह साफ कर दिया है कि असमानता की जड़ें पैसों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य फायदों में हैं जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाते हैं। शिक्षा का सर्वाइवरशिप बायस हो, जेंडर की कॉस्ट ऑफ चूजिंग हो, या परिवार का दबाव, ये सब मिलकर वो मोनोपोली का खेल बनाते हैं जहां कुछ लोग पहले से ही हारने के लिए सेट किए गए हैं। सही कहा आपने। तो श्रोताओं, अगर समानता चाहते हैं तो शिकायत करना बंद करें और खुद बदलाव बने। भविष्य में समानता किसी सिस्टम से नहीं, लोगों की मानसिकता से आएगी। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक समान माहौल नहीं दे पाए तो समस्या ये सिस्टम नहीं, हम खुद हैं। बिल्कुल। और मैं जाते जाते सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। जरा सोचिए, जब हम अपने दोस्त चुनते हैं या अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं, तो क्या हम अनजाने में सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं चुनते जो हमारे अपने ट्रैक या हमारे ही बैकग्राउंड से आते हैं? ये तो होता है। अगर हम सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं, तो क्या हम खुद हर दिन इस असमान सिस्टम को और अधिक मजबूत नहीं कर रहे? वाह! इस गहन विश्लेषण के बाद आज जब आप बाहर निकलें तो अपने आसपास के नेटवर्क को इसी नजरिए से जरूर देखिएगा। बिल्कुल देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।